नमस्कार विद्यार्थियों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र नाथ तिवारी, सह आचार्य, एमिटी विश्वविद्यालय नोएडा, उत्तर प्रदेश, आज आपसे कक्षा स्तर पर विज्ञान में नियोजन, परंपरागत पाठ्य योजना इस विषय पर चर्चा करूंगा। हम एक विज्ञान शिक्षक के रूप में विज्ञान के विभिन्न संप्रत्यों को समझाते हैं और पाठ्य योजना की इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है। वास्तव में पाठ्य योजना शिक्षण क्रियाओं और विषय वस्तु के क्रम को इंगित करती है। विज्ञान में और अन्य विषयों में भी मुख्यतः दो तरह की पाठ्य योजनाएं बनाई जाती हैं, एक परंपरागत पाठ्य योजना और दूसरी 5E पाठ्य योजना। ये जो पाठ्य योजनाएं हैं ये दो अलग अलग विचारधाराओं को निरूपित करती हैं। परंपरागत पाठ्य योजना व्यवहारवादी विचारधारा को निरूपित करती है, जबकि 5E पाठ्य योजना रचनावादी विचारधारा को निरूपित करती है। इस तरह की जो परंपरागत विधियां हैं उसमें मूलतः 4 प्रकार के उपागम हैं जिनकी चर्चा हम आज करेंगे। एक हर्बर्ट उपागम, दूसरा इकाई उपागम, तीसरा मूल्यांकन उपागम और चौथा परियोजना उपागम। ये जो चारों उपागम हैं ये परंपरागत उपागम हैं और अब इस बात की आलोचना होती है कि ये जो परंपरागत उपागम हैं वो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को अधिक यांत्रिक बनाते हैं, लेकिन इनका एक इतिहास है और अभी भी ये बहुतायत में प्रयोग होते हैं। तो आज हम इनकी परंपरागत विधियों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्बर्ट उपागम की। हर्बर्ट उपागम में जो पाठ्य योजना है उसमें विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इस योजना में 5 प्रमुख पद हैं। पहला प्रस्तावना, दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा संगठन, चौथा तुलना और 5वां मूल्यांकन। इसी प्रकार जो दूसरा उपागम है वो है इकाई उपागम। इकाई उपागम मॉरिसन ने दिया था और इसमें इकाई योजना और संपादन पर विशेष बल दिया जाता है। इसके भी 5 पद हैं: पर्यवेक्षण, प्रस्तुतिकरण, अनुकूलन, संगठन और अनुवाचन। तीसरा जो परंपरागत उपागम है वो है मूल्यांकन उपागम। मूल्यांकन उपागम का प्रतिपादन ब्लूम ने किया था और इसमें विषय वस्तु की अपेक्षा उद्देश्यों पर अधिक बल दिया जाता है। ये अधिगम उद्देश्यों पर आधारित शिक्षण अनुभव प्रदान करने हेतु विधियों एवं अधिगम परिणाम के मूल्यांकन पर केंद्रित है। जो चौथा और अंतिम उपागम है जो कि परंपरागत है वो है परियोजना उपागम। ये उपागम किलपैट्रिक ने दिया था और इस उपागम में स्वक्रिया, सामाजिक क्रिया एवं वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण पर बल दिया जाता है। अब हमारे लिए एक विज्ञान शिक्षक के रूप में यह आवश्यक है कि हम किस उपागम का प्रयोग करें और परंपरागत तरीके से उपागम का प्रयोग करते हुए पाठ्य योजना कैसे बनाएं। तो इसके लिए हमने ये सोचा कि हम ये जानने पहले कि कौन से कारक हैं जो कि पाठ्य योजना की सफलता को प्रभावित करते हैं। कोई भी पाठ्य योजना कितनी सफल होगी इसको जानने के लिए कुछ कारकों का ध्यान रखना आवश्यक है। जैसे विद्यालय का स्थान, विद्यालय किस स्थान पर स्थित है। दूसरा, कक्षा का आकार कितना है। तीसरा, उस कक्षा में विभिन्न आयु वर्ग के जो विद्यार्थी हैं वो किस प्रकार से वितरित हैं। चौथा, शिक्षण अधिगम सामग्री किस प्रकार की उपलब्ध है और विषय वस्तु की प्रकृति क्या है और शिक्षक के कौशल क्या है। ये जो सूची है इसके अलावा भी बहुत सारे कारक हैं जो आप सोच सकते हैं और जिनको इनमें सम्मिलित कर सकते हैं। पाठ्य योजना के कारकों का ध्यान में रखते हुए जब हम पाठ्य योजना बनाएंगे तो उसकी सफलता अधिक सुनिश्चित हो जाती है। अब हम एक उदाहरण से परंपरागत पाठ्य योजना को समझने का प्रयास करते हैं। हम इसको समझने के लिए उदाहरण के रूप में हर्बर्ट की पाठ्य योजना को लेते हैं, क्योंकि हर्बर्ट की पाठ्य योजना बहुत ही लोकप्रिय है और इस योजना के 9 प्रमुख पद हैं। ये 9 प्रमुख पद कौन से हैं, एक एक करके हम इनकी चर्चा करते हैं। एक शिक्षक जब हर्बर्ट की पाठ्य योजना बनाने का प्रयास करता है तो सबसे पहला जो चरण है वो है कि जो प्रारंभिक सामान्य जानकारी है वो इकट्ठा कर ले। किस चीज़ के बारे में जानकारी इकट्ठा करनी है? ये इकट्ठा करनी है कि विषय कौन सा होगा, उपविषय कौन सा होगा, कक्षा कौन सी होगी, शिक्षार्थियों का आयु स्तर क्या होगा और अनुमानित समय कितना लगेगा। इन सब के बारे में शिक्षक को जानकारी जुटा लेनी होती है।
दूसरा जो महत्वपूर्ण जो चरण है वो है कि अपने पाठ योजना के शिक्षण अधिगम उद्देश्यों को हम परिभाषित कर लें। दो तरह के शिक्षण अधिगम उद्देश्य हैं जिनकी चर्चा हम आज करेंगे, एक सामान्य उद्देश्य और दूसरा विशिष्ट उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य विज्ञान के जो सामान्य उद्देश्य हैं उनमें उदाहरण के लिए तार्किकता, उसमें तमाम तरह की जो गतिविधियां विज्ञान से संबंधित, जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, वैज्ञानिक अभिवृत्ति का विकास करना, ये सारे विज्ञान के सामान्य उद्देश्य होते हैं जो कि हमें पाठ्य योजना में लिखने होते हैं। दूसरे विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। विशिष्ट उद्देश्य सामान्य रूप से न होकर उस पाठ में पढ़ाए जाने वाले जो विभिन्न विषय वस्तु है उससे संबंधित होते हैं, और इसमें हम ये जानने का प्रयास करते हैं कि इस पाठ के अध्ययन के उपरांत शिक्षक विद्यार्थी से क्या अपेक्षा करता है और वो कौन सी जानकारियां हैं जो विद्यार्थी इस पाठ को पढ़ने के उपरांत प्राप्त करेगा, और विभिन्न मूल्यांकन प्रविधियों के माध्यम से हम इन विशिष्ट उद्देश्यों का भी मूल्यांकन कर सकते हैं। जो तीसरा चरण है वो है शिक्षण अधिगम सामग्री का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक शिक्षक तभी अच्छा शिक्षक हो सकता है जब वो उचित एवं प्रभावशाली सामग्री का चुनाव करे। जो संसाधन उपलब्ध हैं उन्हीं संसाधनों से शिक्षण सामग्री बनाए, क्योंकि कम लागत का ध्यान रखना है। बहुत खर्चीली शिक्षण सामग्री अच्छी नहीं मानी जाती, और जहां आवश्यक हो वहां पर वास्तविक सामग्री का भी प्रयोग किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर आप ऐसा विषय पढ़ा रहे हैं जिसमें पौधे की संरचना की चर्चा कर रहे हैं, तो आसपास उपलब्ध पौधे को एक वास्तविक सामग्री के रूप में प्रयोग करके आप उस संप्रत्यय को अधिक अच्छे तरह से समझा सकते हैं। हमारा जो अगला चरण होता है इस हार्वर्ड की प्रणाली में, वो बहुत महत्वपूर्ण है, और वो है पूर्व ज्ञान का आकलन करना। विद्यार्थी को पहले से कितना पता है, जब तक आप ये नहीं जान पाएंगे आप उसको नवीन ज्ञान नहीं दे सकते। हार्वर्ड के अनुसार जो पाठ का विकास है वो विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान पर आधारित होना चाहिए। प्रारंभ में शिक्षक अपने अनुभव के आधार पर विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाता है और कुछ प्रश्न पूछता है जिससे उसका वो आकलन कर सकता है। अब जब पूर्व ज्ञान के बारे में आपने पाठ्य योजना में लिख दिया, तो अगला सबसे महत्वपूर्ण चरण है प्रस्तावना। प्रस्तावना का जो प्रारंभ है वो पूर्व ज्ञान से जोड़ के होता है। यह पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ते हुए पाठ को प्रारंभ करने की प्रक्रिया है। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ ये है कि पाठ योजना में प्रस्तावना का जो प्रथम प्रश्न होगा वह विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान से संबंधित होगा, और इसके लिए कुछ सह संबंधित प्रश्नों का क्रमबद्ध प्रयोग शिक्षक द्वारा किया जाता है। उदाहरण के लिए, जो पहला प्रश्न है वो पूर्व ज्ञान से संबंधित होगा, जो दूसरा प्रश्न है वो पहले प्रश्न के दिए गए अनुमानित उत्तर से संबंधित होगा, और जो तीसरा प्रश्न होगा वह जो नवीन ज्ञान हम उसको देने वाले हैं जो कि प्रस्तुतिकरण के चरण में आएगा उससे संबंधित होगा। तो ये एक प्रकार का क्रम बन जाता है जिसमें हम विभिन्न प्रकार के जो पूर्व ज्ञान हैं उनसे जोड़ते हुए नवीन ज्ञान को आगे बढ़ाते हैं, और इस बात का ध्यान रखते हैं कि विद्यार्थी कहीं भी इस क्रम को तोड़ने न पाए और जो विषय वस्तु है वो एक क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत की जाए। अब हम बात करते हैं प्रस्तुतिकरण की। इस चरण में शिक्षक विकास प्रश्नों का प्रयोग करता है और विद्यार्थियों के उत्तरों के माध्यम से विषय वस्तु को प्रस्तुत करता है। अब आपके मन में ये प्रश्न उठेगा कि विकास प्रश्न क्या है और कैसे ये विद्यार्थी के उत्तर विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे अभी। इस प्रक्रिया में शिक्षक विभिन्न विधियों और शिक्षण कौशलों का प्रयोग करता है। जो भी विकास प्रश्न का अर्थ अगर आप समझना चाहें तो इस आसानी से समझ सकते हैं कि जिस प्रकार विद्यार्थी को जो ज्ञान है उस ज्ञान से जोड़ते हुए हम नवीन ज्ञान को विकसित करते हैं। यदि विद्यार्थी को पौधे के विभिन्न अंगों की जानकारी है और हमारा जो विषय है वो पुष्प के अंग हैं, तो हम विद्यार्थी को जितनी जानकारी है वहाँ से प्रश्नों को विकसित करते हैं और उनके उत्तरों के माध्यम से विषय वस्तु को विस्तार देते हैं। इस प्रक्रिया में हम कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे इसका भी ध्यान रखते हैं। इसमें कौन से शिक्षण कौशल का प्रयोग करेंगे इसका भी ध्यान रखते हैं, और कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग करेंगे इसका भी ध्यान रखते हैं। अगला जो चरण है इस सारी गतिविधि के उपरांत वो है संक्षिप्तीकरण का। संक्षिप्तीकरण के चरण में
शिक्षक ने जो कुछ भी अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संचालित की है उसका संक्षेप में वर्णन करता है और इस वर्णन में वह विद्यार्थी से अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पृष्ठपोषण भी प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए यदि आपने पौधे के विभिन्न अंगों की चर्चा की है तो वो कौन कौन से अंग हैं जिनका अध्ययन उस पाठ्य योजना में किया गया, शिक्षक इसकी चर्चा करता है। एक और बात बहुत महत्वपूर्ण है, जब भी आप हर्बर्ट की जो प्रणाली है उसका उपयोग करते हैं तो उसमें श्यामपट्ट सारांश का बहुत महत्व है। जैसे ही पाठ प्रारंभ होता है उस समय से लेकर और पाठ के समाप्ति तक श्यामपट्ट सारांश में ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। और इसके उपरांत जो अंतिम चरण है वह है गृह कार्य का। विद्यार्थियों को पुनरावृत्ति और अभ्यास के अवसर प्रदान करना जरूरी होता है और जो ज्ञान उसने सीखा है उसके अनुकूलन के लिए विभिन्न प्रश्नों और क्रियाकलापों पर आधारित गृह कार्य दिया जाता है। हम बात कर रहे थे श्यामपट्ट सारांश की, वो मैं दोबारा बताना चाहूँगा। श्यामपट्ट सारांश में हमें सारी बातें नहीं लिखनी होती, जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं हम उन्हीं की चर्चा करेंगे और जो तत्व महत्वपूर्ण है जिससे शिक्षण की जो संप्रत्यय हैं वो विद्यार्थियों को आसानी से समझ में आ जाए, हम वही चीज़ें श्यामपट्ट पर लिखते हैं। एक अच्छा शिक्षक का जो श्यामपट्ट कौशल है वो भी अच्छा होता है और निश्चित रूप से यह पाठ को आगे बढ़ाने में सहायता करता है। जब हम गृह कार्य देते हैं उसमें भी एक बात ध्यान रखने की होती है कि वह जो गृह कार्य है विद्यार्थी ने इस पाठ्य योजना में जितना सीखा उससे संबंधित होना चाहिए, न कि कहीं और से। और यदि कोई नवीन ज्ञान है तो वह भी इससे संबंधित होना चाहिए। जो कुछ उसने पाठ्य योजना में सीखा उसके अभ्यास का पूर्ण अवसर मिलना चाहिए और विभिन्न प्रश्नों और क्रियाकलाप भी आप गृह कार्य में दे सकते हैं। उदाहरण के लिए यदि आपने पेड़ पौधों की बात की तो विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार की पत्तियां एकत्रित करने की बात कर सकते हैं, उनकी संरचना समझने में ये सहायक होती है। तो इस प्रकार हर्बर्ट की पाठ्य योजना में ये सारे 9 चरण होते हैं और एक अच्छा विज्ञान शिक्षक इन चरणों का अच्छे से प्रयोग करके अपनी पाठ्य योजना को आगे बढ़ा सकता है। यदि हम इसके प्रारूप की बात करें तो हर्बर्ट की पाठ्य योजना का जो प्रारूप है उसमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है, जैसे विषय कौन सा होगा, दिनांक सबसे ऊपर लिखते हैं कि कौन सा दिनांक है, कौन सी इकाई है जो वो पढ़ाएगा उस कालांश में, विद्यालय कौन सा है, उपविषय कौन सा है, कक्षा कौन सी है, किस अंतराल में पढ़ा रहा है और चक्र कौन सा चल रहा है। फिर पाठ्य योजना का प्रारंभ सामान्य उद्देश्य से होता है। सामान्य उद्देश्य में विज्ञान के जितने भी सामान्य उद्देश्य हैं जो कि किसी भी पाठ्य योजना में एक जैसे ही होते हैं वो लिखे जाते हैं। दूसरा विशिष्ट उद्देश्य, जैसा मैंने पहले बताया, वो उद्देश्य जो इस पाठ को, जिस पाठ को आप पढ़ा रहे हैं उस पाठ को के उपरांत विद्यार्थी में कौन से अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन करेगा, किन संप्रत्ययों का ज्ञान होगा, कौन से संप्रत्यय हैं जिनका बोध होगा, कौन से संप्रत्यय हैं जिनका वो अपने वास्तविक जीवन में अनुप्रयोग कर पाएगा, ये सारी चीज़ें विशिष्ट उद्देश्य में लिखी जाती हैं। इसमें कौन सी शिक्षण सामग्री प्रयोग की जाएगी। शिक्षण सामग्री जैसे मैंने कहा कई तरह की होती हैं, लेकिन प्रयास ये करना चाहिए कि शिक्षण सामग्री हम ऐसी प्रयोग करें जो संसाधन आसपास उपस्थित हों और ऐसे संसाधन जिन संसाधनों में हम अधिक लागत का ना उपयोग करके कम लागत के संसाधन का प्रयोग करें, वो अच्छे माने जाते हैं। एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थियों को भी शिक्षण सहायक सामग्री बनाने में उनसे मदद लेता है, जिससे वो पाठ से और जुड़ सके और वास्तविक सामग्री का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे मैंने अपने उदाहरण में बताया था कि वास्तविक शिक्षण सामग्री के रूप में आप पौधों को दिखा सकते हैं या कोई भी वस्तु जो विज्ञान से संबंधित हो उनको दिखा सकते हैं। इसके उपरांत विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान क्या है उस पर चर्चा होती है और विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान का अनुमान लगाना आवश्यक है। उदाहरण के लिए यदि आपने ऐसा अनुमान लगा लिया कि विद्यार्थी का पूर्व ज्ञान केवल इतना है कि वो केवल पौधों के बारे में जानकारी रखता है, लेकिन अगर उससे अधिक है तो आपकी पाठ्य योजना पर प्रभाव पड़ सकता है। तो यह चरण भी बहुत महत्वपूर्ण है कि एक अच्छा शिक्षक विद्यार्थी के को पहले से कितना ज्ञान है इसका ठीक ठीक अनुमान लगा लेता है, क्योंकि प्रस्तावना का प्रारंभ हम पूर्व ज्ञान से ही करते हैं। अगला जो चरण है जिसमें हम प्रस्तावना की चर्चा करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि प्रस्तावना के चरण में यह पूर्व ज्ञान से संबंधित होना चाहिए और प्रस्तावना
पाठ को आगे बढ़ाने के और पूर्व ज्ञान के बीच में एक संबंध का काम करती है, एक पुल का कार्य करती है, जहाँ पर क्रमबद्ध तरीके से हम प्रश्न पूछते हैं और अपने जो नवीन ज्ञान देना है उस तक पहुँचते हैं। तो विद्यार्थी को पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान तक लाने में प्रस्तावना की भूमिका होती है। एक शिक्षक को इसको अच्छी तरह से बताना होता है। उसके उपरांत उद्देश्य कथन करना होता है। उदाहरण के लिए यदि हम जिसकी चर्चा कर रहे थे उसकी बात करें तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों, आज हम पुष्प के विभिन्न अंगों की चर्चा करेंगे या पुष्प के विभिन्न अंगों का अध्ययन करेंगे। एक बात बहुत महत्वपूर्ण है जो ध्यान देने वाली है, हमने ये नहीं कहा कि आज मैं आपको पुष्प के विभिन्न अंग पढ़ाऊंगा या बताऊंगा। हम ये कह रहे हैं कि हम आज पुष्प के विभिन्न अंगों का अध्ययन करेंगे। इसका अर्थ है, हम का अर्थ है कि विद्यार्थी और शिक्षक दोनों साथ साथ अध्ययन करेंगे। हम इसमें ऐसा नहीं मानते कि विद्यार्थी को शिक्षक से बहुत कम पता है और शिक्षक इसीलिए बातें बता रहा है। ये मिलजुल कर करने की प्रक्रिया होती है और जिसमें शिक्षक और विद्यार्थी साथ साथ पाठ को आगे बढ़ाते हैं। उसके उपरांत जो प्रस्तुतिकरण है उसको हम विभिन्न प्रकार से विभक्त कर सकते हैं। या तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु लिख लें, फिर शिक्षण क्रियाएं लिख लें और उसके उपरांत विद्यार्थी क्रिया लिख सकते हैं। अथवा सबसे पहले प्रत्यय कौन सा होगा हम वो लिख सकते हैं, उद्देश्य क्या होंगे वो लिख सकते हैं, कौन कौन सी शिक्षण अधिगम क्रियाएं होंगी हम वो लिख सकते हैं और किन प्रविधियों का प्रयोग करके हम विद्यार्थी का मूल्यांकन करेंगे हम वो लिख सकते हैं। इसके उपरांत हम पाठ के संक्षिप्तीकरण में कौन कौन से प्रश्न पूछेंगे, कौन से पुनरावृत्ति प्रश्न पूछेंगे, क्या बातें कहेंगे और पूरे पाठ का सारांश कैसे व्यक्त करेंगे, हम इसका ध्यान रखेंगे। श्यामपट्ट सारांश का एक छोटा प्रारूप हम अपनी पाठ योजना में चिपका देते हैं ताकि हमें इस बात का ज्ञान रहे कि हमें श्यामपट्ट पर क्या क्या लिखना है, इनकी योजना कैसे बनानी है। उसके उपरांत विद्यार्थी को क्या गृह कार्य देना है, कौन सा ऐसा कार्य है जिससे विद्यार्थी को जो पाठ योजना में सीखा उसका अभ्यास कर पाएगा और उस पाठ योजना का अभ्यास करते हुए अपने जीवन में प्रयोग कर पाएगा। इस प्रकार के क्रियाकलाप गृह कार्य में देने चाहिए। और सबसे अंत में पाठ योजना का जो संदर्भ ग्रंथ है वो बताने चाहिए, जिससे ये पता लग सके कि वह जो पाठ है उस पाठ में यदि विद्यार्थी और अध्ययन करना चाहता है तो कौन कौन से पुस्तकों का अध्ययन कर सकता है, कौन सी जानकारी कहाँ से प्राप्त हो सकती है। और इस प्रकार हार्वर्ड की पाठ योजना हमें ये बताती है कि किस प्रकार शिक्षक और विद्यार्थी मिलकर परंपरागत रूप से विज्ञान में सीख सकते हैं। ये जो पाठ योजना है ये हर विषय में प्रयोग होती है, परंतु विज्ञान में बहुतायत से प्रयोग होती है और इस बात का अधिक ध्यान रखना होता है कि हम इस पाठ योजना को कैसे प्रभावी बनाएं, कैसे इसको और सफल बनाएं। और उसके लिए जिन तत्वों की बात हमने की हम उनकी चर्चा जरूर करना चाहेंगे पुनः, कि पाठ योजना परंपरागत हो या 5B उपागम में हो। परंपरागत पाठ योजना और दोनों प्रकार के पाठ योजनाओं में इन बिंदुओं का ध्यान रखना होता है कि शिक्षक के कौशल कौन से हैं, विद्यार्थी कौन से हैं, कक्षा कितनी बड़ी है, और इस बात का बहुत ध्यान रखना होता है। इसके साथ साथ संदर्भ ग्रंथ कौन से होंगे उनके बारे में बताना होता है। हमने विभिन्न प्रकार की पाठ योजनाओं में हार्वर्ड की पाठ योजना, इकाई पाठ योजना, मूल्यांकन पाठ योजना और परियोजना पाठ योजना का जिक्र किया, लेकिन इस उदाहरण को समझाने के लिए हमने हार्वर्ड की पाठ योजना के बारे में बात की। मुझे आशा है कि आपको ये सारी बातें अच्छी तरह से समझ में आ गई होंगी और एक विज्ञान शिक्षक के रूप में प्रभावी रूप में आप विभिन्न संप्रत्यों का वर्णन कर सकते हैं। धन्यवाद। प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने,
हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर दुनिया में इसके केंद्र बात। कोई मन चाहा केंद्र चुने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन हिंदुस्तान के हर कोने में नौजवानों के पास प्रतिभा है, उन्हें अवसर चाहिए। NIOS देता रहा है युवाओं को अवसर आगे बढ़ने का। NIOS से पढ़ने वाले इन युवाओं ने किया है संस्थान को गौरवान्वित। दिव्यांगों ने बन के दिखाया है सबल और आत्मनिर्भर। NIOS के साथ आप भी जुड़िए NIOS के संग। घर बैठे पाएं राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान यानी NIOS में एडमिशन, वो भी एकदम आसान तरीके से, जिससे शिक्षार्थियों को होगी समय और धन दोनों की बचत। NIOS से शिक्षा कभी भी कहीं भी। शिक्षार्थियों, क्या आप जानते हैं NIOS में एडमिशन लेने का सरल और सुगम तरीका, जिससे शिक्षार्थियों को ऑनलाइन प्रवेश लेने में सहूलियत मिलती है। NIOS में प्रवेश की प्रक्रिया पूर्णतया ऑनलाइन है। शिक्षार्थी घर बैठे इंटरनेट द्वारा प्रवेश के लिए सबसे पहले NIOS की वेबसाइट www.nios.ac.in पर लॉगिन करें। अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डालकर अपना पंजीकरण करें। पंजीकरण के बाद लॉगिन करने पर ऑनलाइन प्रवेश हेतु आवेदन पत्र खुलेगा। आवेदन पत्र को निर्देशानुसार भरें और प्रिंट आउट लें। इस प्रिंट आउट पर अपनी फोटो संलग्न करें
ऑनलाइन प्रवेश के लिए शुल्क हेतु भुगतान के तरीके हैं क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा, राष्ट्रीयकृत बैंक के ड्राफ्ट के माध्यम से, जो कि सचिव NIOS नई दिल्ली या नोएडा के पक्ष में देय हो। भरे हुए आवेदन पत्र के साथ साथ डिमांड ड्राफ्ट और संलग्न किए जाने वाले दस्तावेज हैं जन्म रजिस्ट्रार के जिला कार्यालय से जारी जन्म प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति, जिसमें जन्म तिथि अंकित हो, पिछले विद्यालय से प्राप्त विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसमें आवेदक की जन्म तिथि लिखी हो, प्रवेश फॉर्म का प्रिंट आउट NIOS के संबद्ध क्षेत्र केंद्रों पर 10 दिनों में पहुंच जाना चाहिए, अन्यथा उचित दस्तावेज न लगे होने पर आवेदन फॉर्म रद्द किया जा सकता है। प्रवेश प्रक्रिया की पुष्टि होने के बाद शिक्षार्थियों को परिचय पत्र व अध्ययन सामग्री डाक द्वारा तुरंत पहुंचाई जाती है। ऑनलाइन प्रवेश एक बहुत ही सुगम और सुविधाजनक प्रवेश प्रणाली है। ऑनलाइन ऑन टाइम फॉर सेफ एंड सिक्योर एडमिशन। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो, धन साधन समय की सीमा से विद्यालय जो मुक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े